हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में अभी तक हम प्रीवियस क्लास में अपना रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो था वो कवर कर चुके थे ऑन द बेसिस ऑफ 3D कोऑर्डिनेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ 3n कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट है वो भी मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया और सिमेट्री एलिमेंट्स हो गए, वो जितना भी पार्ट्स था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज एन कैरेक्टर टेबल, कि कैरेक्टर टेबल बेसिकली क्या होती है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैरेक्टर टेबल का। अभी जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बहुत सारे जो एप्लीकेशन पढ़ाएगा उन सब में कैरेक्टर टेबल की बहुत जरूरत पड़ती है। एग्जाम में बेसिकली जब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वगैरह निकालने के लिए आता है तो कैरेक्टर टेबल गिवन होती है, बट एकेडमिक लेवल के लिए और कॉम्पिटिटिव के लिए कैरेक्टर टेबल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मैंने रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन तो पढ़ा दिया था कि रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम नॉर्मल मैट्रिक्स की हेल्प से और नॉर्मल वो अनशिफ्टेड एटम वाली टेक्निक से बता दिया था। बट इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जीओटी से निकलता है। जीओटी मतलब ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, और उस इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का यूज कैरेक्टर टेबल में किया जाता है। तो बेसिकली कैरेक्टर टेबल क्या होती है? कैरेक्टर टेबल होती है, इट इज अ टेबल, अ कैरेक्टर टेबल इज अ वे दैट कैन बी अप्लाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। मतलब जो हमने ग्रुप थ्योरी पढ़ी है, जो हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके एप्लीकेशन पार्ट को, उसके एप्लीकेशन पार्ट के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप थ्योरी का। उसके एप्लीकेशन पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका अप्लाइड पार्ट क्या है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ग्रुप थ्योरी, कैरेक्टर टेबल का। तो बेसिकली कैरेक्टर टेबल क्या है? कैरेक्टर टेबल एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर 6 पार्ट और 4 कॉलम होते हैं। कैरेक्टर टेबल में बेसिकली 6 पार्ट एंड 4 कॉलम होते हैं। 6 पार्ट, अब इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका इस तरह से है कि अगर मैं एक टेबल यहां पर बना रहा हूं इस तरह से, तो ये वाला जो होगा पार्ट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, देन पार्ट सेकंड। अब पार्ट थर्ड पार्ट 4 यहां पे नहीं लिखते हैं, वो आएगा किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, मैं ऊपर नहीं नीचे लिखा हुआ है उसको अभी लिख के दिखाऊंगा। जब हम कैरेक्टर टेबल बनाएंगे तो किस तरह से आएगा। तो दैट मैंने यहां लिखा पार्ट 1, पार्ट 2, देन पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। ये हमारे पार्ट हो गए, टोटल 6 पार्ट हो गए। हम बात करेंगे कि 6 पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। 6 के 6 पार्ट क्या क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर दैट होते हैं 4 कॉलम। 4 कॉलम, कॉलम फर्स्ट पार्ट 3 के नीचे, कॉलम सेकंड पार्ट 2 के नीचे, कॉलम 3 पार्ट 5 के नीचे, और आफ्टर दैट कॉलम 4 आपका पार्ट 6 के नीचे होता है। अब हम वन बाय वन बात करते हैं कि ये जो पार्ट हमने लिखे हुए हैं कि कैरेक्टर टेबल 6 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें से ये जो 6 पार्ट है ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करते हैं। पार्ट 1 क्या दिखाता है, पार्ट सेकंड क्या दिखाता है। सो अब अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 की, तो बेसिकली जो पार्ट 1 है वो हमारा नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब वो कौन से नोटेशन होते हैं, उस नोटेशन को देखते हैं। पार्ट 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं कि व्हाट इज रिप्रेजेंट पार्ट 1, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 1 कि पार्ट 1 क्या दिखाता है। तो पार्ट 1 बेसिकली स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशन होते हैं। क्या होते हैं? स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशन होते हैं। उन नोटेशन को डिफाइन करता है ये SCHO स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशन होते हैं। इन स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये नोटेशन बेसिकली क्या होते हैं, जब हम पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं ना, C2B पॉइंट ग्रुप, D2H पॉइंट ग्रुप, इस टाइप से जब पॉइंट ग्रुप की बात करते हैं तो इन ये जो नोटेशन यूज किए जा रहे हैं ना, कि हमने वाटर मॉलिक्यूल को C2B बोल दिया कि वाटर मॉलिक्यूल फॉलोज C2B पॉइंट ग्रुप। वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? C2B पॉइंट ग्रुप को फॉलो करता है। तो C2B एक नोटेशन है ना, एक सिंबॉलिक नोटेशन ही तो है। यही नोटेशन क्या कहलाया जा रहा है? स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशन कहलाता है। तो जो हमारा पार्ट 1 होता है कैरेक्टर टेबल का, वो स्क्लोनोफ्लाइज नोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट सेकंड कि पार्ट सेकंड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो पार्ट सेकंड होता है हमारा, वो जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, जो सिमेट्री एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं ना, प्रॉपर एक्स ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्स ऑफ सिमेट्री, वो जो कुछ भी होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। इट रिप्रेजेंट सिमेट्री एलिमेंट्स। तो ये सिमेट्री एलिमेंट जो हमारे होते हैं, उन सिमेट्री एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर टेबल का पार्ट सेकंड। और जो भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिप्रेजेंट सिमेट्री एलिमेंट विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर किसी में C3 एक्सिस प्रेजेंट है, किसी में C3 है तो उसमें 3C2 भी होगा,
है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सिमेट्री एलिमेंट का, कि अगर मैं बोलता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये पता चल गया कि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वर्टिकल प्लेन भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हो सकता है, डायहेड्रल प्लेन भी हो सकता है। तो सिग्मा v है, सिग्मा h है, सिग्मा d है। तो सिमेट्री एलिमेंट विद डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। तो पहला बताता है स्क्रोफलाइज नोटेशन, दूसरा बताता है सिमेट्री एलिमेंट विद देयर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड क्या बताता है? जो हमारा जो पार्ट थर्ड रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मोल्किन सिंबल को। ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एन मोल्किन सिंबल। ये मोल्किन सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। मोल्किन सिंबल बेसिकली क्या होता है? जब हम सीएफटी पढ़ते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम क्या यूज करते हैं कि जब हमारा डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ना, तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो इस तरह से डिवाइड होता है कि एक लेवल को हम क्या बोल देते हैं इसमें Eg, और दूसरे वाले लेवल को हम क्या बोल देते हैं इसमें T2G बोल देते हैं। और उस टाइम पर हम पढ़ते हैं कि हमारा ये जो T2G Eg आ रहा है, ये मोल्किन सिंबल है। क्या है? मोल्किन सिंबल है। तो बेसिकली ये जो G यूज हो रहा है ना, G का मतलब होता है यहां पर, अभी हम बात करेंगे इसकी बेसिकली डिटेल में। G का मतलब यहां पर जिरेट, और U का मतलब बेसिकली यहां पर अनजिरेट से है, अनजिरेट। तो G यहां पर रिप्रेजेंट करता है सिमेट्री को। G यहां पर रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिकल। जब कोई मॉलिक्यूल की इमेज सिमेट्रिकल बन रही होगी तो उसके लिए हम जिरेट वर्ड यूज करते हैं, और अगर वो अनसिमेट्रिकल इमेज बना रहा होगा तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम वहां पर अनजिरेट वर्ड यूज करते हैं। फॉर सिमेट्रिकल वी आर यूजिंग जिरेट, फॉर अनसिमेट्रिकल वी आर यूजिंग अनजिरेट, यानी कि U। तो ये मोल्किन सिंबल ये पार्ट थर्ड में आएगा। कैरेक्टर टेबल के पार्ट थर्ड में हम मोल्किन सिंबल यूज करते हैं। पार्ट वन में स्क्रोफलाइज नोटेशन, पार्ट टू में सिमेट्री एलिमेंट उनका डिस्ट्रीब्यूशन, पार्ट थ्री में हम क्या यूज करते हैं? मोल्किन सिंबल, जैसे कि G और U। G जिरेट यानी कि सिमेट्री, और U अनजिरेट यानी कि अनसिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी होगा वो हम देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं पार्ट फोर की। ये पार्ट तीन हो गया, तीन पार्ट और बचे हुए हैं कि पार्ट फोर क्या रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी आर सीइंग अबाउट पार्ट फोर। तो पार्ट फोर हमारा जो रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद जो बारी आती है पार्ट फोर की। तो पार्ट फोर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। इट रिप्रेजेंट, ये जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट IR, ये IR को रिप्रेजेंट करता है। Irreducible representation which can be calculated by GOT। इसी को हम निकालते हैं ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम से। यानी कि पार्ट फोर में जो हम बात कर रहे हैं कि पार्ट फोर जो आपका होता है, जो कि इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को निकालता है। और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? लोअर ऑर्डर डायमेंशन। मैंने कहा था ना, एक हायर ऑर्डर डायमेंशन होती है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, तो रिड्यूसिबल में है। लेकिन एक लोअर ऑर्डर की डायमेंशन होती है जिसको फर्दर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उसको इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम से निकलता है। तो इसके बाद बारी आती है पार्ट 5 की, कि पार्ट 5 हमको क्या रिप्रेजेंट करता है। सो पार्ट 5 बेसिकली क्या होता है? पार्ट 5 आपका रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट एन ट्रांसफॉर्मेशन। इट रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं भाई? इट रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किसका ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बेसिकली बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट x, y एंड z एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, z एंड रोटेशन एक्सिस एंड रोटेशनल एक्सिस। अब रोटेशनल एक्सिस कौन से होते हैं? एंड रोटेशनल एक्सिस r x, r y, r z। तो जो हमारा पार्ट 5 है वो रोटेशनल एक्सिस और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, इनके ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y, z होते हैं, और जब हम किसी मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो ऑन द x एक्सिस या ऑन द y एक्सिस और अदरवाइज ऑन द z एक्सिस रोटेट करते हैं। तो हमारा रोटेशनल एक्सिस रिप्रेजेंट करता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है पार्ट 5। इसके बाद जो लास्ट आता है दैट वाज पार्ट 6 की कैरेक्टर टेबल का पार्ट 6 क्या रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेक्टर टेबल का पार्ट 6 जो होता है ये भी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन
of the quadratic form of the quadratic form of Cartesian coordinate, quadratic form of Cartesian coordinate। जो हमने Cartesian coordinate देखे उनके क्वाड्रेटिक फॉर्म को, क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्या है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स वाई जेड होते हैं, उनका क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और क्या हो सकता है, एक्स वाई जेड जेड एक्स। तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की क्वाड्रेटिक फॉर्म लेते हो तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन पार्ट 6 में आता है। पार्ट 5 में ट्रांसफॉर्मेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का और रोटेशनल एक्सिस। पार्ट 4 में इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन व्हिच कैन बी कैलकुलेटेड बाय ग्रेड ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, जिसको हम जीओटी से निकालते हैं। तो ये हमारे होते हैं टोटल 6 पार्ट जो कि कैरेक्टर टेबल में यूज होते हैं, और वो 6 पार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। हमने अपना पार्ट कंप्लीट कर दिया। दैट मींस जो हमारे कैरेक्टर टेबल में पार्ट थे, टोटल 6 पार्ट है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, हमने 6 के 6 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं जो हमारे कॉलम्स हैं उस कॉलम्स के बारे में, कि हमारे टोटल कैरेक्टर टेबल में 6 कॉलम होते हैं। सो दैट उसमें से कॉलम फर्स्ट, जब हम बात कर रहे हैं कॉलम फर्स्ट की, तो कॉलम फर्स्ट बेसिकली किसके आगे होता है, पार्ट थर्ड के नीचे है। कॉलम फर्स्ट एंड पार्ट 3। तो बेसिकली हमारा कॉलम 1 क्या करता है, कॉलम 1 किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें कुछ केस होते हैं। तो मैं केस के बारे में बताता हूं कि टोटल इसके अंदर कॉलम फर्स्ट की जब हम बात करते हैं तो कॉलम फर्स्ट हमारा कैरेक्टर टेबल में टोटल 3 केस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट केस, अगर हम कॉलम फर्स्ट के फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल आपने लिया है, अगर मॉलिक्यूल आप ले रहे हो, इफ मॉलिक्यूल इज 1 डायमेंशन, अगर मॉलिक्यूल 1 डायमेंशन है, यानी कि ज्योमेट्री उसकी क्या है, अगर 1 डायमेंशन है, मे बी पॉसिबल 1 डायमेंशन हो सकती है, 2 डायमेंशन भी हो सकती है, 3 डायमेंशन भी मॉलिक्यूल हो सकता है। तो अगर वो 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल है तो 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल के लिए आप जो सबस्क्रिप्ट यूज करोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं सबस्क्रिप्ट, 1 डायमेंशन मॉलिक्यूल के लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है, तो 1 डायमेंशन में जो सबस्क्रिप्ट यूज होता है या तो वो ए या फिर ई होता है, और इस चीज को हम कहते हैं मोल्किन सिंबल। मैं जो सबस्क्रिप्ट बोल रहा हूं ए और ई, तो बेसिकली इनको सबस्क्रिप्ट की जगह हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज आर द मोल्किन सिंबल। बेसिकली क्या है, ये मोल्किन के सिंबल होते हैं, मोल्किन सिंबल होते हैं, दीज आर द मोल्किन सिंबल। तो अगर जो मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो, वो मॉलिक्यूल अगर 1 डायमेंशन है, तो 1D के लिए, 1 डायमेंशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए और ई सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ए और ई। जब हम कैरेक्टर टेबल पढ़ेंगे तो बात करेंगे उसमें व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ई। सेकंड केस इसमें इंक्लूड होता है। केस सेकंड की अगर हम बात करें तो केस सेकंड क्या कहता है कि जो मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो, अगर वो मॉलिक्यूल 1D ना होकर के 2D है, सॉरी ई नहीं, ये बी होता है। अगर 1D है तो ए और बी यूज करते हैं। अगर मॉलिक्यूल 2 डायमेंशन है, ज्योमेट्री अगर 2D है, तो जो सिंबल यूज करते हैं दैट वाज ई। ये मोल्किन सिंबल यूज किया जाता है फॉर 2D ज्योमेट्री के लिए जो मोल्किन सिंबल यूज किया जाएगा वो क्या होगा, ई होगा। और केस थर्ड, अगर केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड में अगर मॉलिक्यूल आपका 3 डायमेंशनल हो जाता है, तो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के लिए जो हम सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, जो मोल्किन सिंबल यूज करते हैं, तो 3 डायमेंशन के लिए क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। 3 डायमेंशनल के लिए जो सबस्क्रिप्ट यूज किया जाता है दैट वाज टी। तो कॉलम फर्स्ट में ये जो केस की बात करी है मैंने, अब इसमें भी अलग अलग चीजें होती हैं कि हम यहां पर मॉलिक्यूल को समझ जाएंगे कि ए है, ये समझ जाएंगे हम, या फिर बी समझ लेंगे, या फिर ई समझ सकते हैं, या फिर टी समझ सकते हैं। किसके बेसिस पे समझेंगे, ये हम इसके बेसिस पे समझेंगे कि मॉलिक्यूल 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। मॉलिक्यूल 1D था तो हमने ए या बी में से कुछ यूज किया होगा, अब ए का भी यूज करेंगे, बी का भी यूज करेंगे, उसको देखेंगे। फिर 2D के केस में तो ई यूज किया जाता है, और 3D में क्या यूज किया जाता है, टी यूज किया जाता है। अब इसके बाद भी इसमें क्या आता है, सबस्क्रिप्ट यहां पर इस तरह से लगे होते हैं कि या तो 1 हो सकता है या फिर A2 हो सकता है। सिमिलरली B1 हो सकता है या फिर B2 हो सकता है, या फिर E1 हो सकता है या E2 हो सकता है, या T1 हो सकता है या फिर T2 हो सकता है। और उसके साथ भी यहां पर A1G हो सकता है
ये A1U भी हो सकता है, सेम एज A2G या A2U भी हो सकता है, सेम एज B1G हो सकता है या फिर U भी हो सकता है, G या U कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ये भी पॉसिबिलिटी है। A और B तो हम ज्योमेट्री से पता लगाते हैं। अब इसमें G क्या है, इसमें U क्या है, इसमें 1 क्या है और ये 2 क्या है, ये भी कॉलम फर्स्ट के अंदर इंक्लूड होता है। करेक्टर टेबल का जो कॉलम फर्स्ट है ये सारे के सारे टर्म उसी में आते हैं। मतलब हम इसको एक साथ लिखते हैं तो A1G लिखेंगे A2G लिखेंगे, बट इसको लिखते कैसे, A और B E और T तो मैंने तुम्हें बता दिया। A और B किसके लिए लिखेंगे, 1D के लिए, E किसके लिए लिखेंगे, 2D के लिए, और T किसके लिए लिखेंगे, 3D का। फर्स्ट में आगे क्या कहते हैं कि इफ द IR इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो भी मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है उसमें जो इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक हो गया, जिसको हम GOT से कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो अगर इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में ऑलरेडी सिमेट्री एलिमेंट्स में बता चुका हूं, तो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर वो सिमेट्रिकल है तो हम मुल्किन सिंबल A यूज करते हैं, और अगर वो IR प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है, नॉट सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम मुल्किन का सिंबल B यूज करते हैं। तो A और B समझ में आ गया कि A और B हम यूज करेंगे इन केस ऑफ 1D, अगर मॉलिक्यूल हमारा 1 डायमेंशन है तो हम मुल्किन के A और B सिंबल यूज करेंगे, उसमें भी A का यूज करेंगे जब हमारा IR प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, B का यूज करेंगे जब हमारा IR प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं होगा। उसके बाद बात आती है कि सबस्क्रिप्ट 1 और 2, A1 या B2 लिखते हैं या A2 या B1 लिखते हैं। तो 1 का मतलब यहां पर होता है जो भी मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो, जिसका भी पॉइंट ग्रुप आप कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी करेक्टर टेबल बना रहे हो, इफ इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी एक्सिस, अगर उसका IR सब्सिडियरी एक्सिस मतलब लोअर लेवल, एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस और एक होती है C2s होते हैं ना, जिसको हमने C2s पढ़ा था, किसी में C4 है तो या तो एक भी C2 नहीं होगी, अगर होगी तो 4C2 होगी। तो सेम एज अगर उसमें सब्सिडियरी एक्सिस है, क्या है उसके अंदर सब्सिडियरी एक्सिस है, तो अगर वो सब्सिडियरी एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे, और अगर वो सब्सिडियरी एक्सिस की सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर हम सबस्क्रिप्ट 2 यूज करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल में सब्सिडियरी एक्सिस हो, क्योंकि अगर C2 होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर के बराबर होती है, अदरवाइज एक भी नहीं होती है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है तो सब्सिडियरी एक्सिस ना होने के केस में वहां पर हम मॉलिक्यूलर प्लेन देखते हैं। मॉलिक्यूलर प्लेन वो प्लेन होता है जो कि सारे के सारे एटम को कट कर देता है। अगर आपकी IR उस मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिकल है, जो भी आप एक्सिस डाल रहे हो अगर वो सिमेट्रिकल जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल अगर जा रहा होगा उस टाइम पर, सो दैट आप सबस्क्रिप्ट 1 यूज करोगे, और अगर मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिकल नहीं है तो सबस्क्रिप्ट 2 यूज करोगे। तो मॉलिक्यूलर प्लेन अगर हम बात करें, इन शॉर्ट अगर मैं मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करूं तो मॉलिक्यूलर प्लेन क्या हो सकता है, इफ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें तो वाटर मॉलिक्यूल में दो तरीके के प्लेन पड़ते हैं। एक तो प्लेन ऐसे पड़ता है कि हम यहां से डाल दें, तो ये मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं होगा। ये मॉलिक्यूलर प्लेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हम सेंटर से प्लेन डालेंगे तो प्लेन तो है ही, वर्टिकल प्लेन तो है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, बट मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है क्योंकि सारे के सारे एटम कट नहीं हो रहे। अगर हम प्लेन इस तरह से डाल दें, इस तरह से एक प्लेन डाल दें जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, मतलब इस तरह से अगर प्लेन डाल दें जो कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को कट करे, यानी कि तीन के तीन एटम को अगर कट करेगा, देन द प्लेन इज नोन एज मॉलिक्यूलर प्लेन। तो उस प्लेन को क्या कहा जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ऐसी प्लेन की हम बात करें कि अगर सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है तो उस केस में आपको मॉलिक्यूलर प्लेन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट में हमने A और B देख लिया, 1 और 2 देख लिया। अब इसी में मैंने कहा था G और U भी होता है, तो G और U बेसिकली क्या होता है, और प्राइम और डबल प्राइम भी होता है। So basically, if the IRs symmetrical with respect to inversion center, then we use the subscript G. अगर मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, किसी मॉलिक्यूल में अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो उसमें ये जो सबस्क्रिप्ट है G और U आते हैं। अब अगर किसी मॉलिक्यूल में या कैरेक्टर टेबल अगर आपको दी गई है और उसमें A1G B1G ऐसा करके नहीं लिखा, G नहीं लिखा या U नहीं लिखा, तो समझ जाओ कि उसमें इन्वर्जन सेंटर तो नहीं है। और अगर G और U आ जाता है, दैट मींस उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है और अगर हमारा IR उसके सिमेट्रिकल है, तो हम सबस्क्रिप्ट
जी यूज करेंगे, जी मतलब क्या होता है, जेड मींस सिमेट्रिकल, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है यानी कि आईआर के सिमेट्रिकल नहीं है तो हम यूज करेंगे यू, यू मींस अनजेड मींस अनसिमेट्रिकल। उसके बाद आता है उसी में सेकंड रूल कहता है कि इफ द आईआर इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन यूज करते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है, तो अगर हमारा आईआर सिग्मा एच के सिमेट्रिकल है तो हम सिंगल प्राइम यूज करते हैं। सिंगल प्राइम मतलब एक डैश यूज करेंगे, सिंगल डैश, डैश यूज करा होगा हमने। और अगर वहां पर सिग्मा एच है बट आईआर उसके सिमेट्रिकल नहीं है तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं, डबल प्राइम, इस तरह से डबल डैश का यूज करते हैं। सो इन शॉर्ट ये जो हमने पूरा कॉलम पढ़ा, कॉलम फर्स्ट, तो अगर मैं इसका एक समरी टाइप बात करूं कि इसमें क्या क्या यूज होता है, तो इसमें जो हमारा समरी की फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या यूज हो रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं देखूं यहां पर समरी इसकी, सो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है हमारा मॉलिक्यूल्स की सबसे पहली बात की हमने कि अगर वो 1D है तो 1D में या तो A होगा या फिर B होगा, अगर वो 2D है तो 2D में सिर्फ और सिर्फ E होगा, और अगर वो मॉलिक्यूल 3D है तो 3D के लिए क्या होगा, वो T होगा। फिर उसके बाद हमने सेकंड बात करी, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर मैं अगर इस तरह से लिख दूं कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस कि अगर वो सिमेट्रिकल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर वो सिमेट्रिकल है तो 1 यूज करो, क्या यूज करो, सबस्क्रिप्ट 1 यूज करो, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है तो सबस्क्रिप्ट 2 यूज करो, 1 और 2 का यूज कर लिया। सेकंड उसमें हमने देखा कि A1 B1 की बात हमने कर ली कि कब ए आना है, ये A और B की बात कर ली। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर सिमेट्रिकल है तो प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल करने में 1 और 2 नहीं, A और B आना है। प्रिंसिपल एक्सिस के अगर सिमेट्रिकल है तो सबस्क्रिप्ट A, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे मतलब कि सिमेट्रिकल नहीं है तो सबस्क्रिप्ट B यूज करते हैं। फिर उसके बाद हमने चेक करा था मॉलिक्यूलर प्लेन या फिर सब्सिडियरी एक्सिस कह सकते हैं। तो अगर मॉलिक्यूल में कोई सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है तो मॉलिक्यूलर प्लेन के रिस्पेक्ट में चेक करते हैं ना, जनरली मॉलिक्यूलर प्लेन के रिस्पेक्ट में चेक कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर प्लेन अगर हमारे पास है और मॉलिक्यूलर प्लेन में जो आईआर है अगर वो सिमेट्रिकल है तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे 1, और अगर मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिकल नहीं है, क्रॉस मतलब नहीं है, तो सबस्क्रिप्ट क्या यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तीसरा, अगर मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर है, इफ इन्वर्जन सेंटर इज प्रेजेंट, मॉलिक्यूल में इन्वर्जन सेंटर आई प्रेजेंट है, तो इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट होने के बाद मैंने आई लिखा हुआ है कि अगर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है तो आईआर अगर उसके सिमेट्रिकल है तो हम यूज करेंगे सबस्क्रिप्ट जी, और अगर नहीं है तो हम सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे यू। उसके बाद जो हमने लास्ट देखा वो क्या देखा, प्राइम के लिए कि मॉलिक्यूल में जो भी आप यूज कर रहे हो नंबर 4, तो नंबर 4 में जो लास्ट वाला आएगा दैट वाज सिग्मा एच, क्या आता है, सिग्मा एच की अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्रेजेंट और अगर आईआर उसके सिमेट्रिकल है, जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो अगर उसका आईआर हॉरिजॉन्टल प्लेन के सिमेट्रिकल है तो सबस्क्रिप्ट सिंगल प्राइम, और अगर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में हम डबल प्राइम का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम कॉलम फर्स्ट में एक समरी टाइप में लिखते हैं कि कौन कौन सी चीज कब कब यूज करेंगे। 1D में A और B, 2D में E, 3D में T, प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिकल है तो A, नहीं है तो B, मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिकल है तो 1, नहीं है तो 2, इन्वर्जन सेंटर है सिमेट्रिकल है तो G, नहीं है तो U, हॉरिजॉन्टल प्लेन के सिमेट्रिकल है तो प्राइम, नहीं है तो डबल प्राइम। The next is column second and part 4। तो बेसिकली कॉलम सेकंड और पार्ट 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड जीओटी मींस ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम। तो हम कॉलम सेकंड में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है जीओटी, वो जीओटी डिस्कस करने वाले हैं। अब ऐसा नहीं कि जीओटी का डेरिवेशन लेके बैठेंगे, उसके मेन पोस्टुलेट्स जिसकी हेल्प से करेक्टर टेबल को डिजाइन किया जाता है वो मेन पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। सो बेसिकली क्या होता है, इसमें अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं। तो मैं अगर फर्स्ट पोस्टुलेट की बात करूं तो फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है द नंबर ऑफ आईआर मींस
द नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट ग्रुप। जो भी पॉइंट ग्रुप आप यूज कर रहे हो, मॉलिक्यूल जो भी आपने लिया होगा, वाटर मॉलिक्यूल है तो C2 भी पॉइंट ग्रुप होगा, अमोनिया मॉलिक्यूल है तो C3 भी पॉइंट ग्रुप होगा। जो भी आपने मॉलिक्यूल ले रखा है तो जो उसके इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो उसके पॉइंट ग्रुप के इक्वल आएंगे। मतलब द नंबर ऑफ IR ऑफ द पॉइंट ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लास ऑफ दैट ग्रुप। जो भी आप मॉलिक्यूल ले रहे हो उस मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप के IR उसकी नंबर ऑफ क्लास के बराबर होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं C2V की बात करता हूं और हमसे C2V पॉइंट ग्रुप में अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ C2V में कितने नंबर ऑफ IR होंगे, तो C2V में जो टोटल जो हमारे ऑर्डर होते हैं, क्लासेस होती है, वो 4 होती हैं। तो जितनी क्लासेस उतना ऑर्डर, सो ऑर्डर कितना हो जाएगा IR का 4। कैसे होती है C2V की जब हम बात करते हैं तो C2V में हमारे कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है आइडेंटिटी। अगर मैं C2 में क्लासेस बात करूं तो एक तो होती है आइडेंटिटी, एक होता है इसमें C2, दूसरा होता है इसमें सिग्मा XZ और एक होता है इसमें सिग्मा YZ। तो इस तरह से टोटल 4 ऑपरेशन इसमें लगते हैं। सेम एज अमोनिया मॉलिक्यूल का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C3V होता है और इसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे होते हैं, क्लासेस जो होती हैं, वो 3 होती हैं। तो नंबर ऑफ IR भी कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं कौन कौन से होते हैं? आइडेंटिटी होता है प्लस C3 होता है और उसके बाद इसमें क्या होता है? प्लस C3 प्लस 3 सिग्मा V होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो प्लेन पड़ते हैं, इसमें जो सिग्मा X, सिग्मा YZ, सिग्मा ZX प्लेन पड़ते हैं वो तीनों के तीनों एक जैसे होते हैं। बट वाटर मॉलिक्यूल में जो प्लेन पड़ता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक प्लेन तो ऐसा होता है जो कि सेंटर से जब कट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कट करेगा। लेकिन अभी मैंने एक मॉलिक्यूलर प्लेन की बात करी थी कि इसमें एक प्लेन ऐसा भी पड़ सकता है जो कि तीनों एटम को कट करेगा। तो दोनों प्लेन डिफरेंट है। बट इन केस ऑफ अमोनिया, जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें प्लेन अगर आप इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से डालोगे तो इस हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप इस नाइट्रोजन से डालोगे तो इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा और अगर आप यहां से डालोगे तो ये इन दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि इसका शेप जो होता है वो पिरामिडल होता है। नाइट्रोजन ऊपर की साइड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन नीचे होता है। सो इसमें आप कहीं से भी प्लेन डालो, किसी भी नाइट्रोजन या किसी भी हाइड्रोजन से प्लेन डालो, हर बार 2 हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। मतलब कोई भी प्लेन आप ऐसा नहीं डाल पाओगे कि जिसमें सारे के सारे एटम कट करें। इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन नहीं है, जबकि इसमें मॉलिक्यूलर प्लेन होता है। तो इसीलिए इसके सारे के सारे प्लेन जो होते हैं वर्टिकल प्लेन, वो एक जैसे होते हैं। तो हम उसको अलग अलग ना लिख करके एक साथ लिख देते हैं। तो एक ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन और ये 3 दिख रहे हैं, बट ये है एक ही, क्योंकि सारे ही एक जैसे हैं। तो टोटल 3 ऑपरेशन होते हैं, क्लास होते हैं, इसलिए इसका जो IR है कितना है? 3 होता है। अब अगर मैं इसी एग्जांपल को, इसी चीज को जो हम कॉलम की बात कर रहे हैं कि इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के पोस्टुलेट्स 1 की बात कर रहे हैं, तो इसको एक कैरेक्टर टेबल की हेल्प से लेके चलते हैं आगे की ओर। पार्ट की बात कर ली हमने कि पार्ट क्या होते हैं। कॉलम सेकंड फर्स्ट की बात कर दी मैंने कि कॉलम फर्स्ट में बेसिकली मुल्किन सिंबल डिनोट किए जाते हैं और मुल्किन सिंबल में 1 सबस्क्रिप्ट क्या होता है, 2 सबस्क्रिप्ट क्या होता है, वो बात कर ली हमने। कॉलम सेकंड का पोस्टुलेट्स 1 बात कर लिया कि किसी भी मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप का IR उसकी नंबर ऑफ क्लास के बराबर होता है। अब अगर मैं सिंपल सा एक C2V टेबल, C2V पॉइंट ग्रुप का अगर मुझे करेक्टर टेबल कैलकुलेट करना है, उसी की हेल्प से हम आगे की कॉलम पढ़ते जाएंगे, करेक्टर टेबल भी बनाते जाएंगे और पॉइंट ग्रुप जो भी कॉलम है उनकी भी स्टडी करते जाएंगे। सो अगर मैं यहाँ पे करेक्टर टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, C2V करेक्टर टेबल, इफ आई ड्रॉ अ करेक्टर टेबल फॉर C2V करेक्टर टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूं, तो C2V करेक्टर टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ इस तरह से टेबल बनाएंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होती है खुद की आइडेंटिटी। उससे भी पहले यहाँ पे आइडेंटिटी का ऑपरेशन होता है। मैं अगर पॉइंट ग्रुप की बात कर रहा हूं, सो C2V पॉइंट ग्रुप की बात करें तो मैं यहाँ पर C2V लिख देता हूं कि हमारा जो पॉइंट ग्रुप है वो C2V है। दैट वाज C2V पॉइंट ग्रुप लिख दिया। अब इसमें जो टोटल ऑपरेशन है वो क्या क्या है? इसमें आइडेंटिटी है प्लस C2 है, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। तो टोटल इसमें 4 ऑपरेशंस होते हैं। आइडेंटिटी होता है, C2 होता है, सिग्मा XZ होता है, सिग्मा YZ होता है।
उसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे IR लिखना होगा कि इसका IR क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 स्पेस है, 4 ऑपरेशन है, तो जितने आपकी क्लासेस होती हैं नंबर ऑफ IR भी उतना ही होता है। तो नंबर ऑफ IR, तो यहाँ पे IR1 आएगा, फिर IR2 आएगा, फिर IR3 आएगा, फिर IR4 आएगा। दैट्स इट। अब अगर मैं C2V ले रहा हूं तो C2V का एग्जांपल मैं क्या लिख सकता हूं? C2V का एग्जांपल मैं लिख सकता हूं वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि H2O का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो C2V तो होता है, C2V पॉइंट ग्रुप होता है वाटर मॉलिक्यूल का। सो इस केस में अब हम यूज करेंगे C2V में, जो हमने भी कॉलम सेकंड पढ़ा था कि इन IR में IR1, IR2, IR3, IR4 में A आएगा, B आएगा, या फिर C आएगा, या फिर D आएगा। ये चीजें हम यूज करेंगे कि इसके अंदर क्या होगा। उससे भी पहले यहां पर जो वैल्यूज निकल कर आने वाली है, तो उनको हम यहां पर एक सिंपल सा नाम दे देते हैं कि हमको वैल्यू पता नहीं, हमें कैलकुलेट करनी है, हमें ये भी निकालना है, IR1, IR2, IR3 हमें ये भी निकालना है, और हमें यहां पर क्या वैल्यू आएगी ये भी नहीं पता है। तो हम इसको इन शॉर्ट H1, H2, H3, H4, K1, K2, K3, K4, L1, L2, L3, L4 लिख लेते हैं, H के LM, और इसको मैं लिख देता हूं M1, M2, M3, M4। तो इन जनरल से मैंने अब ये टेबल आपके सामने बना दिया। हमें ये नीचे की जितनी वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जब हम ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे सामने कैरेक्टर टेबल आ जाएगी कि कैरेक्टर टेबल को ऐसे ड्रॉ किया जाता है। तो एकेडमिक लेवल पे तो बहुत जल्दी हो जाता है आपको समझने के लिए, साथ ही साथ एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर टेबल से ही निकलते हैं। एग्जाम में कैरेक्टर टेबल अगर आएगा तब तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, बट अगर D3H पॉइंट ग्रुप आ गया, C4V पॉइंट ग्रुप आ गया, तो वहां पे कैरेक्टर टेबल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है। 3 घंटे का टाइम है, 15 से 20 मिनट हम कैरेक्टर टेबल पे लगाएंगे, फिर क्वेश्चन नहीं होगा, तो फिर क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा वहां पर। तो अगर क्वेश्चन आएगा मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वगैरह का तो कैरेक्टर टेबल गिवन होगी, क्योंकि एग्जाम में कैरेक्टर टेबल ड्रॉ नहीं कर सकते, बट समझ सकते हैं वो चीज बताती क्या है। तो हमने इतना पार्ट पढ़ लिया इसका कि कॉलम फर्स्ट नंबर ऑफ IR इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। हमने ये जो वैल्यूज है अभी H के LMN क्या होता है इनको कैलकुलेट करके देखना है कि बेसिकली क्या ये वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यूज देखते हैं कि वो वैल्यूज क्या आने वाली है। तो उसके लिए हम इसका सेकंड पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं कि पोस्टुलेट सेकंड क्या कहता है। सो GOT का पोस्टुलेट नंबर सेकंड, पोस्टुलेट सेकंड ऑफ GOT कि इसका सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है। तो इसका सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है कि जो आपने कैरेक्टर टेबल ड्रॉ कर रखी है, यहां पर अगर मैं इन शॉर्ट छोटा सा कैरेक्टर टेबल यहां पे बना देता हूं, उसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हुए चलेंगे कि यहां पे C2V पॉइंट ग्रुप है, उसके अलग अलग ऑपरेशन है, आइडेंटिटी है, C2 है, सिग्मा XZ है, सिग्मा YZ है, IR1 है, IR2 है, IR3 है और IR4 है। और यहाँ पे हमने H के एलिमेंट ऐसे करके लिखा हुआ है, H1, H2, H3, H4 ऐसे वैल्यू लिखी हुई है ना। यहाँ पे K1, K2, K3, 4, L1, L2, L3, 4 और M1 ऐसा करके लिखा हुआ है। सो बेसिकली पोस्टुलेट सेकंड ये कहता है कि जो भी IR होगा, ठीक है, तो बेसिकली जो इनके डायमेंशन का सम होता है कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से वैल्यू लिख रहा हूँ तो इनकी जो डायमेंशन है, जैसे कि अगर आइडेंटिटी की बात करें तो जब हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह से था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ पे हमने इसके कैरेक्टर की बात करी थी और कैरेक्टर हमने क्या कहा था कि आइडेंटिटी का कैरेक्टर कितना होता है 3, दैट इज द कैरेक्टर इज द सम ऑफ मेन डायगोनल। कैरेक्टर बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर जो होता है वो मेन डायगोनल का सम होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द IRs means all the irreducible representation is equal to the order of the group। जितने भी हमारे IR हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशन का अगर हम स्क्वायर कर दें, उनकी डायमेंशन का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो डायमेंशन का स्क्वायर ऑर्डर के इक्वल आता है, वो डायमेंशन का स्क्वायर ऑर्डर के इक्वल आता है। तो बेसिकली यहाँ पे डायमेंशन का मतलब क्या है, जो कैरेक्टर टेबल हमने बना रखी है, जो C2V कैरेक्टर टेबल हमने बना रखी है जो कि इस तरह से थी कुछ C2V कैरेक्टर टेबल, ठीक है, इन जनरल हमने बनाया हुआ था कि C2V पॉइंट ग्रुप है, यहाँ पे आइडेंटिटी है, देन सिग्मा XZ सिग्मा YZ C2 करके है, यहाँ पे हमारा IR1 है, यहाँ पे IR2 है, नीचे हमारा IR3 है, यहाँ पे हमारा IR4 है।
तो इसकी वैल्यू को हमने डायमेंशन को क्या माना हुआ है, एक को h1, इसको k1, इसको l1, इसको m1 माना हुआ है। तो ये डायमेंशन की बात करें, यानी कि जो भी आपका ये सिमेट्री एलिमेंट है, इस एलिमेंट के नीचे ये जो लिखा हुआ है hk1, l1, m1, इसी को बात कर रहे हैं हम डायमेंशन की। तो ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जितने भी IR हैं उनकी डायमेंशन के स्क्वायर का सम 4 के इक्वल आना चाहिए। सो अगर मैं यहां पर लिखता हूं h1 k1 l1 m1, तो h1 k1 l1 m1 के स्क्वायर का सम 4 आना चाहिए। तो यहां से एक बात मायने में आ जाती है कि हमको ऐसी वैल्यू सोचनी पड़ेगी जिनके स्क्वायर पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाए, 4 आ जाए। सो इन जनरल बहुत सिंपल सी वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। h के ln को अगर हम 1 1 1 लिख दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब वो चीज अलग है, तुम कहते हो सर यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, सर यहाँ पर 2 भी तो रख सकते हैं, 2 को 3 को 0 तो 1 को 2 रख दो तब भी तो आ जाएगा। वो अलग चीज है कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर हम 1 ही क्यों रखेंगे, h को भी 1 रख दें, k को भी 1 रख दें, l को भी 1 रख दें, m को भी 1 रख दें, और अगर सबको 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 4 1 को अगर आप उसमें जोड़ोगे तो इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। दैट वाज द सेकंड पोस्टुलेट। ये सेकंड पोस्टुलेट था कि किसी भी IR के डायमेंशन के स्क्वायर का सम ऑर्डर के इक्वल आता है। ठीक हो गया। 0 इसलिए ये रखेंगे क्योंकि वो सिमेट्री एलिमेंट काउंट होगा। कैसे काउंट होगा देखते हैं थर्ड पोस्टुलेट में। तो थर्ड पोस्टुलेट करेक्टेड, यानी कि जीओटी का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है। सेकंड 2 पोस्टुलेट्स की बात हमने कर ली। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर थर्ड, तो थर्ड पोस्टुलेट करेक्ट जीओटी का ये कहता है कि जितने भी आपने ये IRs बना रखे हैं, ठीक है, इनके स्क्वायर का, जैसे कि अगर ये कैरेक्टर टेबल जो हमने बनाई हुई थी, ये कैरेक्टर टेबल जो बनाई हुई थी, यहाँ पर मैंने C2 भी पॉइंट ग्रुप लिखा, यहाँ पे हमने लिखा आइडेंटिटी है, इसके पास C2 है, सिग्मा XZ है, और क्या है इसके पास सिग्मा YZ है। यहाँ पे हमने लिखा इसमें 4 IR होंगे, IR1, IR2, IR3 और IR4 होगा। 4 इसमें ये होंगे, और हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी थी, H1, H2, H3, H4। यहाँ पे K1 फिर L1 फिर M1, इस तरह से हमने लिखा हुआ है। तो सेकंड पोस्टुलेट तो डायमेंशन का स्क्वायर था। थर्ड पोस्टुलेट कहते हैं कि किसी भी IR के स्क्वायर का सम, ये जितने भी IR है ना, IR1 में कौन कौन है, H1, H2, H3, H4, इनके स्क्वायर का सम भी ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है द स्क्वायर ऑफ एनी IR, द स्क्वायर ऑफ एनी IRs is equal to the order, is equal to the order of the group, is equal to the order of the group। जो भी पॉइंट ग्रुप आप ले रहे हो उसके ऑर्डर के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये बोलना चाहता है कि H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर प्लस H4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आना चाहिए। मतलब अगर आप वर्टिकल स्क्वायर सम करते हो तो भी 4 आना चाहिए, और अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्वायर सम करते हो तो भी वो कितना आना चाहिए, ऑर्डर के इक्वल ही आना चाहिए। और ऑर्डर कितना है 4। तो ऐसे स्क्वायर सम करो तभी भी 4 आना चाहिए, ऐसे स्क्वायर सम करो फिर भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो यहां पर भी मैं सिंपल दोबारा से क्या कर सकता हूं, फिर से 1 रख के चेक कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बिकम्स 4। तो मैं इन सबको ही 1 कर सकता हूं, इन सबको ही 1 कर सकता हूं। अब होगा क्या, ये हमको पता चल गया, हम इनमें से किसी के भी स्क्वायर को सम करें तो ऑर्डर के इक्वल आएगा, या वर्टिकल अगर हम इनके स्क्वायर को सम करें तो भी 4 आना चाहिए। तो हम इन शॉर्ट इसको क्या बना सकते हैं, इन शॉर्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने 3 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, और उन 3 पोस्टुलेट्स के बेसिस पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर हम करेक्टर टेबल इस तरह से ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ करेक्टर टेबल लाइक दिस, यहां पे मैंने लिख दिया C2V की बात कर रहे हैं, C2V का हम करेक्टर टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। यहां पे इसके सिमेट्री एलिमेंट्स है आइडेंटिटी, एक है C2, सिग्मा XZ है और सिग्मा YZ है। ओके, ये हमने यहां पे लिख दिया। दूसरी बात हमने कहा कि इसमें अगर 4 क्लासेस हैं, 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, सो दैट इसमें 4 IRs भी होंगे। सो एक को हमने कह दिया IR1, देन IR2, IR3, जितने बार लिखेंगे उतना बार याद होता चला जाएगा, सो दैट IR4। वैल्यूज हमको नहीं पता थी तो हमने H1, K1, L1, M1 करके माना हुआ था,
बट हमने सेकंड और थर्ड पोस्टुलेट से ये कैलकुलेट कर लिया कि किसी भी आईआर के डायमेंशन का स्क्वायर अगर करोगे तो ऑर्डर के इक्वल आएगा, और अगर आप किसी भी आईआर के स्क्वायर को सम कर दोगे तो भी वो ऑर्डर के इक्वल आएगा। तो उससे हमने ये निकाला कि अगर 4 ऑर्डर हैं तो मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आएगा। सो दैट मैं वैल्यू यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं क्या, 1 1 1 1, यहां भी लिख सकता हूं फिर 1 1 1, तो सभी में 1 लिख सकते हैं क्या, तो सभी में 1 लिख देते हैं, सभी में 1 लिख देते हैं, क्योंकि अब चाहे तुम वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल करो, स्क्वायर का सम करोगे तो 4 ही आने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या हो जाती है कि सभी 1 नहीं होते हैं, कुछ इसमें -1 भी होते हैं, -1 -1 -1 और -1 -1 -1। अब ये क्या होता है, ये -1 कैसे आ गया, बाकी सब तो प्लस है, लेकिन यहां पर चीजें जो है ये 3 -1 और यहां पर -1 होता है। सो बेसिकली करेक्टेड टेबल जब आप C2 की देखोगे तो इस तरह समझ सकते हो कि ये वाला इस तरह से अगर मैं बात करूं, अब ऐसा क्यों होता है, -1 क्यों बात कर रहे हैं, ये इस तरह से, और ये वर्टिकल लाइन, आई मीन टू से डायगोनल लाइन, बस यही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। मतलब इस तरह से मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप अगर एक टेबल देख रहे हो तो उसमें ये सीधी लाइन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से वर्टिकल लाइन, और ये डायगोनल, इन सभी में तो 1 1 है, इन सब में तो क्या है 1 1 है, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा -1 और -1 आ जाएगा, दैट्स इट। ये बोलना चाह रहे हैं -1 -1 ये लिखा हुआ है बस। अब होता क्या है, -1 क्यों आ रहा होगा इसमें, 1 का ऑर्डर मतलब तो हमें समझ में आ गया कि 1 का मतलब तो ये है, वो 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वैसे -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो वो +1 ही आना है, उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो अभी भी 4 ही आएगी। अगर हम डायमेंशन का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, और किसी के आईआर का स्क्वायर करें तब भी 4 आएगा, लेकिन -1 से यहाँ फर्क पड़ जाता है, और वो -1 जो है वो आपका है जीओटी का पोस्टुलेट नंबर 4। तो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का पोस्टुलेट क्या कहता है कि यहाँ पर माइनस क्यों लिखा जा रहा है, तो बेसिकली माइनस लिखने का रीजन जो है वो ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम का पोस्टुलेट नंबर 4 है। और वो पोस्टुलेट क्या कहता है, पोस्टुलेट नंबर 4 कहता है कि कोई भी करेक्टर टेबल अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो करेक्टर टेबल में जो भी आईआर आप यूज कर रहे हो, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 IR, या ऐसा लिख सकते हैं 2 IR, the 2 IR should be orthogonal to each other, should be orthogonal to each other, should be orthogonal to each other। यही सबसे इंपॉर्टेंट एक पोस्टुलेट और बन जाता है कि जब हम करेक्टर टेबल ड्रॉ कर रहे हैं तो उस करेक्टर टेबल में कोई भी 2 IR एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होने चाहिए। अब ऑर्थोगोनल का मतलब इसमें यह है कि अगर मैं IR1 को IR2 से मल्टीप्लाई कर दूं सो दैट ये इक्वल आना चाहिए 0 के, IR1 into IR2 should be equal to 0 in the form of summation, summation करके लिखेंगे सिग्मा IR1 into सिग्मा IR2, ये हमारा किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आता है। कैसे 0 के इक्वल आता है उस चीज को हम चेक करेंगे इन दोनों को लेकर। अब देखो कैसे समझ सकते हैं, कोई भी 2 IR ले लेता हूं, तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग IR1 एंड IR2, अगर मैं IR1 और IR2 ले लूं, IR1 और IR2 लेने जा रहा हूं तो IR1 IR2 क्या होगा, समेशन है साथ में, क्या लिखा हुआ है समेशन साथ में लिखा हुआ है, यानी कि मल्टीप्लाई करके समेशन कर देना है, मल्टीप्लाई और समेशन दोनों लिखा हुआ है मैंने, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता है, सिग्मा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है ये सिग्मा समेशन को डिनोट करता है। वैसे केमिस्ट्री में 2 तरीके के सिग्मा पढ़ते हैं, तो ये होता है और एक ये भी सिग्मा होता है, ये आपका डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, समेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली अगर मैं ये वाला समेशन यूज कर रहा हूं जो कि मैथमेटिक्स का होता है, सो IR1 IR2 ले रहा हूं मैं, IR1 IR2 में अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों ही प्लस के है ना, ये भी 1 प्लस का है और ये वाला भी 1 प्लस का है, सो 1 into 1 कितना आएगा 1 आएगा। देन प्लस मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, मल्टीप्लाई करो समेशन करो, मल्टीप्लाई करो समेशन करो, फिर प्लस 1 into 1 कितना आएगा प्लस का 1 आएगा। ये तो 1 है ऊपर वाला, जबकि ये क्या है -1 है, तो 1 into -1 करोगे माइनस का 1 आएगा। देन
ये वाला जो लिखा हुआ है ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो 1 इंटू माइनस वन कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। और अब अगर हम इसको सम करें तो -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, सो द आंसर बिकम्स 0। इसीलिए कुछ जगहों पे हमने माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है। अब इन पर्टिकुलर पोजीशन पे माइनस क्यों लिखा है, सर माइनस तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लग सकते हैं, वो हम इसके नेक्स्ट पॉस्टुलेट में बात करेंगे। बट बेसिकली माइनस क्यों लिखा हुआ है, वो माइनस इसलिए लिखा हुआ है कि अगर कोई भी दो IR को आपस में मल्टीप्लाई करके समेशन करोगे तो वो इक्वल टू 0 आएगा, जो कि जीओटी का पॉस्टुलेट नंबर 4 है, जो कि जीओटी का क्या है, पॉस्टुलेट नंबर 4 है। तो हमने पार्ट पॉस्टुलेट नंबर 1 से, पॉस्टुलेट नंबर 2 से, पॉस्टुलेट नंबर 3 से ये निकाल लिया कि यहाँ पे 1 आएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑर्डर के इक्वल होने वाला है। फिर कुछ जगहों पे माइनस आएगा, वो माइनस इसलिए आएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं दोनों को IR को चेक करूं कि IR1 का मल्टीप्लाई समेशन 0 के इक्वल है नहीं, अगर 0 आता है तो वो ऑर्थोगोनल होता है, नहीं आएगा तो फिर ऑर्थोगोनल नहीं होगा। पॉस्टुलेट 4 में भी बात कर रहा था कि 2 IRs should be orthogonal to each other, आपस में ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो मैंने सीधा IR1 into IR2 लिखा हुआ है, जिसको मैंने ये दिखाया कि 1 into 1, 1 into 1, 1 into -1, 1 into -1 करोगे तो 0 आएगा। यहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा था कि जो E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ लिखा हुआ है उसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मान के चलेंगे कि सिग्मा YZ के आगे कितना है, 1 है, सिग्मा XZ के आगे कितना है, 1 है, C2 के आगे कितना है, 1 है, और आइडेंटिटी के आगे कितना है, 1 है। तो बेसिकली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जब हम मोड्स ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे तो x y z का नाम देते हैं, इसे x y और z का नाम देते हैं। तो जब कभी भी हम ऑर्थोगोनलिटी चेक करते हैं तो ऑर्थोगोनलिटी चेक करने के लिए सिर्फ 2 मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, जो मैंने अभी 2 लिख के दिखाया था बेसिकली, वो C2v में फॉलो हो जाता है। बट जरूरी नहीं हर किसी में फॉलो होगा, C3v में नहीं होगा, क्योंकि वहां पर फिर 3 सिग्मा भी आ जाता है। तो बेसिकली किसी भी कैरेक्टर टेबल में होता क्या है, 2 IR जो आप यूज कर रहे हो, आप IR1 IR2 यूज कर रहे हो, तो 1 into 1 IR1 का 1 IR2 का 1 इनटू जो सिमेट्री एलिमेंट उसके ऊपर है उसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है, उसके आगे क्या नंबर लिखा है, उसका ऑर्डर क्या है, तो आइडेंटिटी के आगे 1 लिखा है ना, तो इनटू 1, फिर प्लस का साइन, IR1 IR2 कितना है, 1 into 1, सो 1 into 1 इनटू जो उसका ऊपर सिमेट्री एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या है, 1 है, तो इनटू 1, फिर प्लस 1 into -1, 1 into -1, सिग्मा XZ का ऑर्डर कितना है, 1, तो इनटू 1, फिर प्लस 1 into -1 एंड सिग्मा YZ का ऑर्डर भी कितना है, 1। सो अब बेसिकली आप कैलकुलेट करोगे तो 1 1 1 प्लस 1 -1 बिकम्स 0, ऐसा ही लिखते हैं। और ऐसे ही करते हैं बेसिकली, क्योंकि C2v में मैंने इसलिए दोनों समझाया, C2v में सीधा भी देख के कर सकते हैं, बट बेसिकली जो होता है वो ऐसा होता है कि 2 IR जो आप ले रहे हो वो 2 IR आएंगे, इनटू में जो ऊपर सिमेट्री एलिमेंट लिखे हुए हैं उनका ऑर्डर भी साथ में आता है। कोई भी 2 IR ले लो और वो 2 IR आपस में ऑर्थोगोनल आएंगे, कोई भी 2 IR ले लो। फॉर एग्जांपल अगर मैं IR3 IR4 ले लूं तो ये तो सब 1 ही है, तो ये तो 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 -1, तो -1 प्लस 1 0 आ गया। कोई भी 2 IR लो वो आपस में क्या आएंगे, 0 आएंगे। इसी को हम जीओटी का पॉस्टुलेट नंबर 3 कहते हैं, द 2 IR शुड बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ये देख लिया कि 2 IRs जो होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पोस्टुलेट्स ऑफ जीओटी। जीओटी के थर्ड पोस्टुलेट्स में हमने देख लिया कि कोई भी 2 IRs को अगर हम मल्टीप्लाई बस सम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, दैट मींस ऑर्थोगोनलिटी चेक होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसलिए हम कुछ जगह पे -1 कुछ जगह पे 1 का यूज करते हैं, 1 का यूज करते हैं, वो हमने अभी पोस्टुलेट्स में जीओटी के पढ़ लिया। अब हमको यहाँ पे IRs लिखने होते हैं, जो कॉलम ये वाला होता है, इधर वाला कॉलम, इसमें हमको क्या करने होते हैं, IRs लिखने होते हैं सेकंड कॉलम में। तो यहाँ पे हम IRs अगर 1D मॉलिक्यूल है तो A और B लिखते हैं, 2D है तो E लिखते हैं, 3D है तो T लिखते हैं, स्टेप से लिखते हैं। सो अब यहाँ पर A आएगा या B आएगा ये चेक करना है। तो A और B को चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल जो है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो A आएगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं है तो B आएगा। सो अगर हम चेक करें तो प्रिंसिपल एक्सिस C2 है, 1 1 है ना, 1 है तो A आएगा, और यहाँ पे -1 है तो क्या आएगा, B आएगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो A, नहीं है तो B। अब दूसरा हम ये देखेंगे सबस्क्रिप्ट 1 आएगा या 2 आएगा। सबस्क्रिप्ट 1 कब आएगा कि जब मॉलिक्यूल आपके मॉलिक्यूलर प्लेन के, जो मॉलिक्यूल है जो IR है
जो आई आर है अगर वो मॉलिक्यूलर प्लेन के सिमेट्रिकल है तो 1, और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो -1। तो हमारा आई आर यहाँ पर मॉलिक्यूलर प्लेन देखें तो सिग्मा एक्स जेड है। क्यों है सिग्मा एक्स जेड? क्योंकि जब हम वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ करने के बाद सिग्मा एक्स जेड हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, क्योंकि सारे के सारे एक्सिस को, सारे के सारे एटम को कट करता हो जाएगा। सो दैट मॉलिक्यूलर प्लेन सिग्मा एक्स जेड है, तो 1 है मतलब सिमेट्रिकल है तो A1 आएगा, -1 एसिमेट्रिकल 2 आएगा, 1 सिमेट्रिकल है 1 आएगा, -1 एसिमेट्रिकल तो 2 आएगा। तो हमारा इतना कैरेक्टर टेबल कंप्लीट हो गया कि आईआर हमारे A1 A2 B1 B2 होंगे। अब इसके बाद हमको कॉलम थर्ड और कॉलम फोर्थ बनाना है, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड रोटेशनल एक्सिस और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपना कॉलम नंबर थर्ड एंड कॉलम नंबर फोर्थ की ओर। कैरेक्टर टेबल में कॉलम थर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली? सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलम थर्ड देखने जा रहे हैं, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स वाई जेड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एंड रोटेशनल एक्सिस पढ़ेंगे। एंड रोटेशनल एक्सिस दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आर एक्स, आर वाई एंड आर जेड लिखेंगे कि बेसिकली ये क्या है। ठीक हो गया? कॉलम थर्ड में हम ट्रांसफॉर्मेशन देखने जा रहे हैं एक्स वाई जेड का एंड ट्रांसफॉर्म रोटेशनल एक्सिस का। सो बेसिकली अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, सबसे पहले मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, फिर हम उसमें रोटेशन देखेंगे ये रोटेशन बेसिकली कैसे लगता है। सो हमारा C2b मॉलिक्यूल है, इसमें हमारा क्या क्या है? आइडेंटिटी है, C2 है, सिग्मा XZ है एंड सिग्मा YZ है। दैट्स इट। हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सबसे पहले अप्लाई करने हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 3 होते हैं ना, x, y और z होता है। सो बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कैसे अप्लाई होता है? px हमारे पास ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल है, तो मैं इसको एक एक करके अप्लाई करके देखेंगे कि हम अगर px हम ले रहे हैं मतलब कि p ऑर्बिटल इन x डायरेक्शन, तो px पे हम एक बार x, ठीक है, px पर हम क्या अप्लाई करेंगे? एक बार आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। px पर हम एक बार क्या अप्लाई करके देखेंगे? C2 अप्लाई करके देखेंगे। फिर px पे हम क्या अप्लाई करके देखेंगे? सिग्मा xz अप्लाई करके देखेंगे। और px में हम क्या अप्लाई करके देखेंगे? सिग्मा yz अप्लाई करके देखेंगे कि क्या चेंजमेंट आ रहा है। सेम एज हम py ऑर्बिटल पे, ठीक है, हमको मॉलिक्यूल की सिमेट्री चेक करनी है कि जब हम ये ऑपरेशन एक्स वाई जेड एक्सिस के ऊपर लगा रहे हैं तो बेसिकली क्या डिफरेंस आ रहा है। तो py पर आइडेंटिटी लगाएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट हम py पर C2 एक्सिस लगाएंगे अलोंग z एक्सिस लगेगा, ठीक है। देन py पे हम सिग्मा xz लगाएंगे और उसके बाद हम py पे हम क्या लगाएंगे? सिग्मा yz लगाएंगे। लास्ट हम pz के ऊपर क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी। देन pz पर हम क्या करेंगे? C2 z एक्सिस के अलोंग रोटेशन लगाएंगे। फिर हम pz के ऊपर सिग्मा xz अप्लाई करके देखेंगे और फिर pz पे हम क्या अप्लाई करके देखेंगे? सिग्मा yz अप्लाई करके देखेंगे क्या हो रहा है। कि अगर हम इन एक्सिस के ऊपर x y z एक्सिस के ऊपर अगर हम इन आइडेंटिटी ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अप्लाई कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या चेंजमेंट आ रहा है। तो ध्यान दो, अगर आप px के ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई करो या py पर आइडेंटिटी अप्लाई करो या pz पे आइडेंटिटी अप्लाई करो तो क्या कोई चेंजमेंट आएगा? कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। ये अगर मेरे पास एक एक्सिस है इस तरह से, यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस है, हम मान के चल रहे हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इस तरह से मान लेते हैं कि ये वाला जो एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड वाला, ये एक्स है, ये जो आपकी ओर आ रहा है वॉयलेट कलर, ये वाई है एंड ये स्काई ब्लू क्या है? जेड एक्सिस है। तो अगर मैं इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कोई चेंजमेंट आएगा? आइडेंटिटी अप्लाई करने पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, जो एक्सिस जहां है वैसी रहेगा। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि अगर आप px, py, pz पे आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हो तो ये px का px ही मिलेगा आपको, कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अगर चेंजमेंट आया तो उसको -px लिखेंगे, चेंजमेंट नहीं आ रहा है तो उसको +px ही लिखते हैं। तो चेंजमेंट कुछ नहीं आ रहा है ना, कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सब सिमेट्रिकल है, 1 1 1 आ गया। मतलब अगर हम किसी भी एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। अब इसके आगे देखते हैं, अगर मैं px पे C2 z एक्सिस अप्लाई करूं, ये है मॉलिक्यूल हमारा, तो यहां से मैंने इसको ये माना, ये मेरा z एक्सिस है, ये वाला z एक्सिस है जो
स्काई ब्लू है, ये जो आपकी साइड आ रहा है दैट वाज योर वाई एक्सिस, एंड ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये एक्स एक्सिस है। तो अगर मैं इसमें C2 अप्लाई करूंगा तो C2 अप्लाई करने पे मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है। ये जो अभी एक एटम यहां पे था, ये एटम यहां से यहां पहुंच रहा है, दैट मीन्स चेंजमेंट तो आ रहा है। तो अगर हम px पर C2 अप्लाई करते हैं तो ये माइनस का px हो जाता है। सेम एज ये जो आपकी साइड है वाई एक्सिस, अगर मैं इसके ऊपर py के ऊपर अगर मैं C2 अप्लाई करता हूं तो ये वाला एटम पीछे चला जाएगा और पीछे वाला एटम आगे आ रहा है, दैट मींस इसमें भी चेंजमेंट आ रहा है। तो अगर मैं py पे C2 अप्लाई करूंगा तो माइनस का py आएगा, और अगर मैं pz पे अप्लाई करूं C2 तो z के अलाउंग तुम अप्लाई करो, z तो अपनी जगह पे रहेगा, मूव तो x और y कर रहा है अपनी जगह से। तो दैट अगर आप pz पे अप्लाई करोगे तो pz का ये pz ही रहेगा। इसका मतलब जब हम C2 अप्लाई कर रहे हैं तो C2 अप्लाई करने पे x तो -1 होगा, y भी -1 होगा, बट z क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब हम अप्लाई करेंगे px पे सिग्मा xz। तो जब आप सिग्मा xz अप्लाई करोगे तो सिग्मा xz अप्लाई करने पे बेसिकली x के अपनी जगह से जाएगा, ये है हमारे पास मॉलिक्यूल, मैं इस पे xz अप्लाई कर रहा हूं, ये x है और ये वाली जो एक्सिस है z है। तो जब मैं xz अप्लाई करूंगा x अपनी जगह पे रहेगा ना, और z भी क्या रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा। x और z में कोई फर्क पड़ेगा, x और z अपनी जगह पे रहेंगे, दैट मींस कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं आएगा तो px का px ही लिखेंगे। अब आप py पे सिग्मा xz अप्लाई करो, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इसमें मैं py एक्सिस y एक्सिस ये वाली है, जब हम इसमें सिग्मा xz अप्लाई करेंगे तो ये जो y है इसकी रिफ्लेक्शन इमेज पीछे बनेगी, इस वाली की रिफ्लेक्शन इमेज आज आगे बनेगी, क्योंकि आप प्लेन यहां पे रख रहे हो ना, जैसे आप यहां पे प्लेन रखोगे तो इन दोनों की रिफ्लेक्शन इमेज बनेगी ना, क्योंकि प्लेन तो सिर्फ सिग्मा xz इनको कट कर रहा है, दैट मींस यहां पे माइनस का py आएगा, और pz डाल लो तो z तो अपनी जगह पे रहेगा, तो pz का ये pz ही रहेगा। अब हमको देखना है रोटेशन, कि इस मॉलिक्यूल में रोटेशन जब हम करेंगे आइडेंटिटी के अलोंग, C2 z एक्सिस के अलोंग, सिग्मा xz के अलोंग, सिग्मा yz के अलोंग, तो क्या चेंजमेंट आएगा, रोटेशन में क्या नंबर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ये कंसीडर कर लो कि हमारे पास x y z एक्सिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो जनरली यूट्यूब में वीडियोस में और बुक्स में समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है। सडनली x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये तीन एक्सिस है मेरे पास। तो इस तरह से हमने ये कंसीडर कर लिया, ये जो रेड वाला ये x एक्सिस है, वॉयलेट जो आपके सामने आ रहा है दैट वाज y एक्सिस, जिसको मैंने होल्ड कर रखा है दैट वाज योर z एक्सिस। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। अब हमें रोटेशन लगाना है इस मॉलिक्यूल में, एक बार x एक्सिस के अलोंग, एक बार y एक्सिस के अलोंग और एक बार z एक्सिस के अलोंग मुझे इस मॉलिक्यूल में क्या करना है, रोटेशन लगाना है, ठीक हो गया। अब देखो, जब हम Rx, Ry और Rz पर रोटेशन लगाएंगे, जब आप Rx, Ry और Rz पर रोटेशन यानी कि आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, तो आइडेंटिटी अप्लाई करने पे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है, तो दैट आइडेंटिटी अप्लाई करने पे कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा है, तो उसमें 1 1 और 1 लिख दिया, दैट्स इट, 1 1 1 लिख दिया। इसके बाद जब हम Rx पे C2Z अप्लाई करेंगे, Rx का मतलब समझते हो, ये मेरे पास x एक्सिस है, Rx का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल में R के अलोंग रोटेशन कंटिन्यू है, मॉलिक्यूल जो है वो Rx के अलोंग घूम रहा है, Rx के अलोंग घूम रहा है, Rx के अलोंग घूम रहा है। इस घूमने के ड्यूरेशन में जब ये Rx के अलोंग घूम रहा है, इसी ड्यूरेशन में आपने इसमें क्या कर दिया, C2 अप्लाई कर दिया। तो जब आप C2 अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल रोटेट हो जाएगा, ये वाला एटम इधर, ये वाला एटम इधर चला जाएगा, सो दैट इस कंडीशन में माइनस का Rx आएगा। उसके बाद यहां पे अगर माइनस x आएगा, Rx पे C2 अप्लाई करने पे माइनस Rx आ रहा है, तो ये माइनस का 1 हो गया। फिर हम Rx पे सिग्मा xz अप्लाई करेंगे, देखो ये मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट हो रहा है, मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के अलोंग, मतलब जो उसकी x एक्सिस है उस x एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेट हो रहा है, कंटिन्यू रोटेट हो रहा है। इसी ड्यूरेशन में हमने क्या किया, सिग्मा एक्जेड प्लेन लगा दिया। अब जब हम इसमें सिग्मा एक्जेड प्लेन लगाएंगे, जब मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो सिग्मा एक्जेड प्लेन क्या होगा, सिग्मा एक्जेड प्लेन वो प्लेन होगा कि x एक्सिस जो है हमारी वो तो ये है, x एक्सिस हमने ये वाली एक्सिस मानी हुई है, जो आपके सामने आ रही है y है, जो ऊपर जा रही है वो z है, तो एक्जेड प्लेन तो ये वाला प्लेन होगा ना, जो कि ऐसे पड़ेगा, जो ऐसे पड़ेगा वो सिग्मा एक्जेड प्लेन होगा। सो दैट यहां से मॉलिक्यूल ऐसा घूम रहा है, अगर मैं सामने एक्जेड प्लेन रख दूं, यही तो मतलब हुआ ना, अगर ये पूरा एक्जेक्ट प्लेन है तो मैं प्लेन यहां रखूं, सामने कहीं भी रखूं। अगर ये एक्जेक्ट प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है इसको मैं एक्जेक्ट प्लेन कह रहा हूं, जो कि इस एटम को कट करेगा। तो अगर मैं प्लेन मिरर इसके सामने रख दूं, तो मॉलिक्यूल यहां तो ऐसे घूम रहा है, लेकिन शीशे में उल्टा दिखाई देगा।
दैट मीन्स अगर हम कोई चीज राइट हैंड में पकड़ते हैं तो मिरर में वो हमें लेफ्ट हैंड में दिखाई देता है। उसी तरह से मॉलिक्यूल अगर इस तरह से घूम रहा है तो मिरर में ये ऐसा दिखाई देगा, उल्टा घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसीलिए जब हम Rx पे सिग्मा एक्स अप्लाई करेंगे तो माइनस का Rx आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1। और जब आप Rx पे सिग्मा yz अप्लाई करोगे, अब अगेन देखो मॉलिक्यूल अगेन अपनी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा है। ये जो एक्सिस है इसकी एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस पे मॉलिक्यूल कंटिन्यू घूम रहा है, रेड वाला जो एक्सिस है एक्स पे घूम रहा है। इसी ड्यूरेशन पे आपने सिग्मा yz अप्लाई कर दिया, yz ये वाला प्लेन होगा, yz कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन yz होगा। तो जहां पे मैं अगर yz प्लेन अप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन जो कि y और z को अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे अगर मैं शीशा रखूंगा, मिरर देखूंगा इस टाइप से, तो जिस तरह से मॉलिक्यूल यहाँ पे घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा वैसी इमेज वहां भी आ रही होगी। सो दैट Rx या आप अपने आप से इमेजिन करके देख सकते हो मॉलिक्यूल को रख के कि आपने इस तरह से मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ है, इस तरह से मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे जिस तरह से ये घूम रहा होगा वैसी उसकी इमेज दूसरे बगल वाले मॉलिक्यूल पे भी दिखाई देगी। तो सिग्मा yz अप्लाई करने पे x पे अगर घूम रहा है और अगर yz अप्लाई किया जाए तो ज्यादा चेंजमेंट देखने के लिए नहीं, मतलब चेंजमेंट नहीं मिलेगा। सो दैट प्लस का Rx आ जाएगा। तो यहां पे आ गया माइनस का 1 और yz अप्लाई करने पे 1 आएगा। सेम एट ry पे जब हम c2z अप्लाई करेंगे तो ry है यानी कि y एक्सिस जो है वो आपकी साइड आ रहा है, तो अब मॉलिक्यूल ऐसे नहीं घूम रहा होगा, अब मॉलिक्यूल y एक्सिस के अलोंग घूम रहा होगा, मतलब इस तरह से आ रहा होगा। y एक्सिस के अलोंग जब मॉलिक्यूल घूमेगा, सो इस पर ये y एक्सिस है जो आपकी साइड आ रहा है, y एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल घूम रहा है, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल घूम रहा है। और तब आप इस पे C2 अगर अप्लाई करोगे तो C2 अप्लाई करने में मॉलिक्यूल पूरा चेंज हो जाएगा, फ्रंट वाला यहां और यहां वाला उधर चला जाएगा। सो दैट माइनस का ry हो गया, तो मैं यहाँ पे -1 लिख दूंगा। अब आप ry पे सिग्मा xz अप्लाई कर रहे हो, मॉलिक्यूल इस तरह से y के अलोंग घूम रहा है, y एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल घूम रहा है। इस y एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल के घूमने में आपने इसमें सिग्मा xz अप्लाई कर दिया। अब सिग्मा xz कैसे अप्लाई होगा, सिग्मा xz इस तरह से अप्लाई होगा, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन जब अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है। सामने अगर प्लेन रखा हुआ है तो मॉलिक्यूल आपको उल्टा दिखाई देगा, मॉलिक्यूल कैसा दिखाई देगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इस तरह से घूम रहा है और सामने आपने मिरर रख दिया उल्टा दिखाई देगा। बस माइनस का xz अप्लाई करने पे, ठीक है, xz अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, किसके ऊपर, ry के ऊपर, ठीक है, ये ry के अलोंग मॉलिक्यूल घूम रहा है और हमने इसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं सिग्मा xz। तो सिग्मा xz जो आपका आएगा ry पे वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, जैसा मॉलिक्यूल घूम रहा है ना वैसी प्लेन चलेगा, मतलब आई मीन टू से अगर y एक्सिस के अलोंग मॉलिक्यूल घूम रहा है तो प्लेन भी यहां पर होगा। तो जैसा ही आपको यहां घूमता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे ही इस वाले प्लेन में भी दिखाई देगा, तो ये प्लस ही रहेगा। बट y के अलोंग घूमते हुए अगर आपने इसके ऊपर yz ही अप्लाई कर दिया, y के अलोंग घूम रहा है और आपने yz ही प्लेन अप्लाई कर दिया, सो दैट अब सामने प्लेन आएगा जो कि इसकी उल्टी इमेज बनाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में माइनस का ry आएगा, तो यहां पर तो ये प्लस का 1 आएगा, जबकि यहां पे क्या आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। सेम है, जब हम rz पे C2 अप्लाई करेंगे तो z तो अपनी जगह पे रहेगा, तो प्लस का rz आएगा। लेकिन जब आप rz पे सिग्मा yz अप्लाई करोगे, rz ऐसे घूम रहा होगा, ये घूम रहा होगा rz, मतलब z एक्सिस के अलोंग, तो मॉलिक्यूल इस तरह से घूमेगा ना, ऊपर से z एक्सिस पकड़ लो और घुमाते रहो। सो जब z एक्सिस के अलावा आप सिग्मा xz डालोगे तो सिग्मा xz डालने पे मॉलिक्यूल इस तरह से घूम रहा है तो इसकी उल्टी इमेज दिखाई देगी, तो माइनस का rz हो गया। मॉलिक्यूल अगेन rz के अलावा घूम रहा है और आप इसमें सिग्मा yz अप्लाई कर रहे हो, इस तरह से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, या तो प्लेन यहाँ पे अप्लाई करोगा yz या फिर xz यहाँ पे अप्लाई करोगा, दोनों ही केस में उल्टा दिखाई देगा मॉलिक्यूल, तो दोनों में ही माइनस आएगा। सो दैट माइनस का 1 माइनस का 1। इसलिए इस मॉलिक्यूल को दिमाग में सोचकर आपको प्लेन सपोज करना पड़ेगा कि एक बार या तो प्लेन यहां लगेगा या फिर प्लेन इसके यहां लगेगा। जब प्लेन सामने लगा दिखाई देगा तो मॉलिक्यूल की इमेज उल्टी बनेगी, मॉलिक्यूल की इमेज उल्टी बनेगी। जब प्लेन इस साइड उसके पैरेलल आ जाएगा तो उस समय मॉलिक्यूल की इमेज आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे वो घूम रहा है। सो इस तरह से रोटेशन के एक्सिस जो बनेंगे, Rx का ये आएगा, Ry में ये आएगा और Rz में इस तरह से। तो जो हमने अभी रोटेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखे हैं कि 1 1 1 आ रहा था, तो मैंने C2v करैक्टर टेबल बनाई है। C2v करैक्टर टेबल में जो हमने रोटेशन और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का जो हमारा वैल्यूज आई थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और Rx, Ry और Rz के अलोंग जो हमारी वैल्यूज आई थी उसके अलोंग ही मैंने यहाँ पे Z, Rz, X, Ry, Y, Rx रख दिया कि Z में
सारे पॉजिटिव आ रहे थे, तो जिसमें 1 1 1 आ रहा है उसमें z आएगा, जिसमें 1 1 -1 -1 उसमें rz आएगा। तो इस तरह से जो हमने टेबल बनाई उस टेबल को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया कि x और ry दोनों में 1 -1 1 -1 आ रहा था, y और rx दोनों में 1 -1 -1 1 आ रहा था। तो इस तरह से हमारा कॉलम थर्ड कंप्लीट हो गया। अब कॉलम 4 में क्या होता है? कॉलम 4 बेसिकली जो होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को दिखाता है। अब होता क्या है, या तो आप जैसे मैंने px py अप्लाई करा उस तरह से आप इसमें क्या अप्लाई करोगे, तीन चीजें आती है इसमें। एक आता है dx² y², एक होता है dz², एक होता है dxy, एक होता है dyz और एक होता है dzx। ये फिर से अप्लाई करके देखना पड़ेगा। जैसे मैंने px पे अप्लाई करके देखा था ना, px पे क्या लगाया था, आइडेंटिटी लगाया था, तो px आया था। ऐसे ही हमें dx² y² ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ये हो गया dx² y²। अब dx² y² पे हम क्या अप्लाई करके देंगे, इसको मैं प्लस प्लस, इसको माइनस माइनस कह देता हूं। तो अगेन हम dx² y² पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, फिर c2 अप्लाई करेंगे, फिर सिग्मा xz, फिर सिग्मा yz। इसी तरह से सारे ऑर्बिटल पे अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें प्लस dx रह रहा है या माइनस का dx रह रहा है। उसके बेसिस पे यहाँ पे ये चीजें लिखी जाती हैं। लेकिन उससे भी एक शॉर्ट वे क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, उस शॉर्ट वे से मैं इसको सीधा लिख देता हूँ। आगे समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे ये लिखना होता है। हमें कैसे लिखना होगा, ये एक्सिस के ऊपर दोबारा से हमें आइडेंटिटी ऑपरेशन अप्लाई करने होते हैं। सो दैट इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x² y² z² लिखना है। तो अगर मैं किसी भी टर्म्स का स्क्वायर करूं, -1 का स्क्वायर करूं प्लस 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आएगा। मतलब इसमें से अगर मैं कोई भी एक कॉलम उठा लूं, आई मीन टू से कोई भी एक रो अगर मैं ले लूं, तो उसके स्क्वायर अगर करूंगा तो प्लस 1 ही आने वाला है। 1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1। सो इसलिए फर्स्ट वाले में मैं ये लिख सकता हूं कि x² y² और z² यहां पे आएगा, क्योंकि मैं किसी का भी स्क्वायर करूं, इसमें से z का स्क्वायर करूं, x का स्क्वायर करूं, y का स्क्वायर करूं, मुझे 1 1 1 ही मिलेगा। उसके बाद अगर मैं यहां पर x और y को आपस में मल्टीप्लाई करूं, अगर हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखो x y को आपस में मल्टीप्लाई करो तो x y को मल्टीप्लाई करोगे 1 -1 करोगे 1 आएगा, 1 -1 -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा। तो 1 1 -1 -1 कहां पे आ रहा है, ये 1 1 -1 -1। rz के आगे जो आपका आएगा वो क्या आएगा, x y आएगा। सेम एज अगर मैं x y के अलावा yz निकालूं तो yz कहां पे आएगा, देखो y ये है और z ये है, y को z से मल्टीप्लाई करो 1 1 1 होगा, -1 को 1 से करोगे -1 को 1 से करोगे -1 को 1 से करोगे तो 1 1 -1 -1 1 यहां पे लास्ट वाले में आ रहा है, तो yz यहां आ जाएगा। zx चेक करते हैं, तो z है यहां पर और x है यहां पर। 1 को 1 से करोगे 1 आएगा, 1 into -1 -1, 1 into 1 1, 1 into -1 -1, तो 1 -1 1 -1, 1 -1 1 -1, तो yz हमारा zx यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं x² y² z² xy yz और zx। तो यहां पर इस तरह से हमारे C2V पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल कंप्लीट हो जाती है। जितने भी पार्ट 6 है वो पार्ट 6 और सारे के सारे जो कॉलम है, को 4 कॉलम जो है उस 4 कॉलम के साथ C2V की कैरेक्टर टेबल आपके सामने है। तो इस तरह से कैरेक्टर टेबल ड्रॉ की जाती है। यहाँ पर ये जो चीजें है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने लिखा हुआ है rx y rz और क्वाड्रेटिक फॉर्म x² y² z², ये एप्लीकेशन में आएगा ग्रुप थ्योरी की। जब मैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सिखाऊंगा तो वहां पे इनकी हेल्प से, अगर ये वाला पार्ट नहीं है ना तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन नहीं निकलेंगे। इनकी हेल्प से हम मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालेंगे कि जो rx ry rz होते हैं हमारा रोटेशनल मोड्स होते हैं, बाकी हमारे वाइब्रेशनल मोड्स वगैरह होंगे रमन मोड्स, वो कैसे निकालेंगे वो मैं इसके एप्लीकेशन पार्ट में आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे कैरेक्टर टेबल का पार्ट कंप्लीट होता है। कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी का हम जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वाला पार्ट है ग्रुप थ्योरी का लास्ट पार्ट, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यही क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।